नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया बजट और शेयर मार्केट पर टैक्स ही टैक्स, सारे टैक्स लाद दिए दोस्तों। एक साथ सारे टैक्स लगा दिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एससीटी सब बढ़ा दिया। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी कमा रहे हैं वो सरकार को दे दो। सरकार को दिखाई दे गया कि शेयर मार्केट से लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब कोविड के बाद, कोविड में लोगों को इतनी परेशानियां हुई, नोटबंदी में इतनी परेशानियां हुई लोगों को। कोविड के बाद कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी शेयर मार्केट के अंदर। तो सरकार को ये लग गया कि यहाँ से तो बहुत कमाई हो रही है और लूट लो। स्मॉल इन्वेस्टर को तो लूट लो। मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ नहीं दिया गया। और क्या दिया गया? सिर्फ टैक्स, टैक्स ही टैक्स देते रहो बस। आप ये देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% था उसे कर दिया, सॉरी, जो पहले 15% था उसे कर दिया 20%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 10% था उसे कर दिया 12.5%। और साथ में फिर कुछ सेगमेंट में एसटीटी भी बढ़ा दिया एफ एंडो के अंदर। मतलब सब एक साथ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है उसे काट दो और सारे अंडे एक साथ ही निकाल लो। वो पोजीशन सरकार ने आज करी है। तो उससे अब शेयर मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे मजे की बात तो ये है दोस्तों कि एंजल टैक्स को तो ख़त्म कर दिया। जो बड़े प्लेयर इस मार्केट के अंदर काम करते हैं उनके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया, और जो छोटे लोग इस पे काम करते हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। क्यों किया ये? कहते हैं जी कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं आ रहा। जैसा हम कई दिनों से कहता आ रहा था मैं कि आरबीआई गवर्नर भी बोल रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं आ रहा, लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो क्या इससे बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाएगा? क्या गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाएगा? जहां सरकार पहले कहा करती थी कि भाई गोल्ड सिल्वर मत खरीदिए, गोल्ड सिल्वर खरीदने से वित्तीय घाटा बढ़ता है, आज सरकार ने क्या किया कि जो इंपोर्ट ड्यूटी 15% थी, जो यूएई के अलावा दूसरे देशों से गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था, उसे 6% पे लिया है। उससे बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाएगा, उससे वित्तीय घाटा ठीक हो जाएगा। क्या सोच के सरकार ये सब कर रही है? गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर रहे हैं और आम पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं। मतलब कहीं से भी अगर पब्लिक कमाने की सोचे तो वो कमाए ना। अगर वो कमाए तो सारा पैसा सरकार को दे दे। मतलब इस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर किया गया है, जिसका पहले से ही अंदेशा था, मगर इतना नहीं था कि सारी चीज़ें एक साथ कर दी जाएंगी। मतलब आ ये रहा था कि एफेंडो जो है, एफेंडो के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो घाटा उठाता है, तो एफेंडो के लोड साइज को बढ़ा दिया जाएगा। फ्यूचर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके अंदर सख्ती की जाएगी। यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ उल्टा हो गया कि जो इक्विटी खरीदता है, जो एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस मार्केट में आता है, उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया और एफेंडो और फ्यूचर को सेव कर दिया। मतलब आप ये देखिए कि पहले गवर्नमेंट ये कहती है कि शॉर्ट टर्म जो लोग काम करते हैं वो एक तरह का सट्टा लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो नुकसान उठाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मत जाइए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप पहले से टैक्स बढ़ा रहे हैं, जबकि आपको उसको इनक्रेज करना चाहिए कि भाई हम शॉर्ट टर्म का टैक्स बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं बढ़ा रहे। मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स क्यों बढ़ाया गया। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो, आप नुकसान ना उठाएं, और आप वहाँ का भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। कौन समझाने वाला है सरकार को? कौन गाइड करता है? बिल्कुल समझ से बाहर है। अब बहुत सारी चीज़ें देखिए, प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट इंडेक्सेशन होता है उसको ख़त्म कर दिया। मतलब मिडिल क्लास को तो हर तरीके से मारा गया है इस बजट के अंदर। और फिर आप कह रहे हो कि बजट बहुत अच्छा है। क्या 80 करोड़ लोगों को अनाज दे देने से ही सब कुछ हो जाएगा? अगर कोई यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब आप कहते हो कि जी नहीं, इससे बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाएगा। मतलब लोग 5% की एफडी कराने लग जाएंगे, आपको लगता है? रो पीट कर मरकर लोगों को लोग यहीं आएंगे, क्योंकि कम से कम वो 5% से ज़्यादा तो कमाएंगे यहाँ पर। आपने जो चाबुक चलाया है, कोई बात नहीं, वो चाबुक खाकर भी यहीं आएंगे। मार्केट ठीक है, थोड़े दिन से हो सकता है साइडवेज हो जाए, मगर उसके बाद मार्केट के अंदर फिर पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाएंगे ये बताइए ना आप। कौन से रास्ते छोड़े हैं आपने उनके लिए? बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, कहाँ जाएंगे वो? एफडी 5% की एफडी कराने जाएंगे? क्या लगता है आपको कि 5% की एफडी कराने जाएंगे? या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए शेयर मार्केट को। आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाए। मतलब कोई चीज़ अगर
सही ढंग से चलने लगी है तो आपने आपने उसके ऊपर तुरंत चाबुक चला दिया। और ये तो आपने आज दरवाजे खोले हैं। इसको तो ऐसा लग रहा है कि 12.5% आज आपने किया है, तो धीरे धीरे आप 30% तक ले जाएंगे। क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि जो एफ एंड और फ्यूचर की जो हमारी इनकम होती है इस मार्केट से, उसे आप बिजनेस इनकम मानते हैं। बिजनेस इनकम का मतलब ये हो गया कि वो हमारे स्लैब में चली जाती है, यानी मैक्सिमम 30% तक टैक्स उसमें देना पड़ता है। मगर जो इक्विटी होती है, इक्विटी के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगता है। तो आपकी तो नीयत ये लग रही है कि आने वाले टाइम पर आप इक्विटी को भी बिजनेस इनकम मान लेंगे। आपकी अब निगाह शेयर मार्केट की तरफ आ गई है कि ये जो सोने के अंडे देने वाली ये मुर्गी है, इसे काट लो। इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों, जब बजट अनाउंस हुआ और वित्त मंत्री ने बजट सुनाना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा कि वित्तीय घाटा कम हो रहा है और ये मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। मगर उसके बाद आधे घंटे तो हमने क्या सुना? आधे घंटे हमने सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार को ये दे दिया, आंध्र प्रदेश को दे दिया, बिहार को ये दे दिया, आंध्र प्रदेश को दे दिया। इसके अलावा आधे घंटे हमने कुछ भी नहीं सुना बजट के अंदर। क्या इस देश के अंदर दो ही स्टेट है? आप ये देखिए, ताज्जुब इस बात का है कि पूरे बजट में रेलवे का नाम नहीं लिया गया। रेलवे शब्द नहीं सुना पूरे बजट के अंदर, जहां पर इस देश के अंदर रेलवे का अलग से बजट होता था, रेलवे का एक नाम नहीं सुना हमने। मतलब इसका मतलब हम ये क्या समझे कि रेलवे का जो बजट था वो आंध्र और बिहार को दे दिया गया। मोटा मोटा 25,000 करोड़ बिहार को, 15,000 करोड़ आंध्रा को। मतलब रेलवे के लिए आपने कोई भी घोषणा नहीं करी। लोग रेलवे सेक्टर के शेयर लेके बैठे थे, इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे रेलवे सेक्टर के अंदर। कहीं कुछ सुनने में नहीं आया। समझ में नहीं आया हमें तो कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि पहले ये कहा जाता था कि इस मार्केट को एफआईज चलाते हैं, तो एफआईज के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। आप मज़े की बात समझिए कि आज मार्केट की पोजीशन ये है 2 साल से कि ये मार्केट एफआईज पे डिपेंड नहीं है। एफआईज अगर इस मार्केट में सेलिंग भी करते हैं तब भी ये मार्केट ऊपर चल रही है, यानी रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट को चला रहा है। चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू चला रहा है, चाहे वो डायरेक्ट चला रहा है। और आज ये देखिए कि आज उसी रिटेल इन्वेस्टर को मार दिया गया और एफआईज पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। एफआईज इस मार्केट में काम करता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर सारे टैक्स लगा दिए गए। इससे क्या होगा? इससे ये मार्केट बहुत अच्छी चलेगी और इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 2 महीने 4 महीने हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, मगर बाद में तो लोगों को यहीं आना पड़ेगा। मजबूरी है उनकी, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के या इनकम के कोई सोर्स नहीं छोड़े हैं किसी के लिए भी। और इस पे भी आपकी अब ऐसी निगाह आ गई है कि शायद आप ये चाहते हैं कि जो भी पब्लिक कमा रही है वो सारा सरकार को दे दे। कौन आपको गाइड करता है? कौन आपको बताता है? आरबीआई गवर्नर ने आपसे कहा कि बैंकिंग सिस्टम पे खतरा है, तो क्या शेयर मार्केट का टैक्स बढ़ाने से बैंकिंग सिस्टम सही हो जाएगा? ठीक है, आप सरकार हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपने जो भी किया। मगर हाँ, ये किसी को समझ में नहीं आया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाना तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया कि जिसे आप बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन, आप ये देखिए कि आदमी कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। मिडिल क्लास के पास क्या है? मिडिल क्लास के पास एक प्रॉपर्टी है, अगर वो उसे बेचने जाए तो कम से कम पहले ये होता था कि अगर उसने 10, 15, 20 साल पहले ख़रीदी है तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी कॉस्ट निर्धारित होती थी। आज अगर उसने 20 साल पहले 1 लाख की खरीदी है और आज वो 50 लाख की होगी तो सीधा 49 लाख पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। मिडिल क्लास के पास एक गोल्ड होता था, पुरानी ज्वेलरी है, कभी मजबूरी में वो उसे बेचने जाता था तो कॉस्ट इंडेक्सेशन के हिसाब से उसकी ज्वेलरी का रेट लगता था। आज क्या होगा? आज अगर उसने 20 साल पहले कोई ज्वेलरी खरीदी है 1 लाख रुपए की और आज वो 1 करोड़ की है तो 99 लाख पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हर तरह से मिडिल क्लास को मार दिया गया। गरीब आदमियों को, 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे दीजिए और मिडिल क्लास आपकी, मतलब आपकी सामने सिर्फ आपको मिडिल क्लास दिखाई दे रहा है। ये शेयर मार्केट के लिए बहुत घातक है। जो आज बजट आया है ये बहुत घातक है शेयर मार्केट के लिए। ये शेयर मार्केट जो जिस तरह से चल रही थी, शायद मुझे लग रहा है सरकार ये चाहती है कि शेयर मार्केट बूम पे ना जाए। उससे होगा क्या? आप ये देखिए कि जितनी भी पीएसयू कंपनियां हैं उसमें सबसे बड़ी प्रमोटर सरकार है। अगर उन कंपनियों के प्राइस गिरते हैं तो सरकार को भी तो नुकसान होगा। इसका ये क्यों नहीं सोचती है सरकार? अगर आज आप इंडेक्स को उठा के देखें, एक टाइम ऐसा इंडेक्स था कि पीएसयू कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए थे नीचे, तो क्या उसमें सरकार को नुकसान नहीं हो रहा था?
बहुत ताज्जुब हुआ आज बजट को देखकर कि एक साथ सब कुछ थोप दिया गया, और ऐसा लग रहा था कि बजट जो है वो देश का बजट नहीं है, वो आंध्र प्रदेश और सिर्फ बिहार का बजट दिखाई दे रहा था। आप फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमी को बूम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इससे इकोनॉमी बूम नहीं होगी। आप शेयर मार्केट पे अगर इस तरह से चाबुक चलाएंगे तो इससे इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। बैंकिंग सिस्टम में पैसा लाने के लिए आप और भी आपके पास और तरीके हो सकते हैं। बस ठीक है, आज आपने जो भी किया दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि पैनिक में आके कोई भी माल ना बेचें। अब हमें आगे क्या करना है, आज पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट क्या रही। सबसे पहले देखिए, आज निफ्टी जो है वो एक टाइम 24,074-70 तक चला गया था, और उस टाइम तो ऐसा लगने लगा था कि शायद निफ्टी 23,500 या 23,000 का लेवल भी आज लगा देगा। क्योंकि जिस टाइम ये न्यूज़ आई कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया गया है, टैक्स को बढ़ा दिया गया है, तो उस टाइम यकीन मानिए आप, ऐसा लग रहा था कि 23,500 तक मार्केट आ जाएगी। और कई लोगों ने फ्यूचर शॉर्ट किया है इसका। देखो आज लोगों को कैसे मारा गया, आज लोगों को कैसे मारा गया, उनका जो माल है उसको बिकवाया गया, कईयों ने शॉर्ट किया माल को, लोगों को खूब अच्छी तरह से आज मारा गया। बट ये अच्छा हुआ कि आज मार्केट ने वहीं से रिकवरी करी। अब वो रिकवरी करी या कराई गई, ये अब 2 या 3 दिन के अंदर मार्केट में पता चलेगा। आज इंडेक्स को सही रखा गया ये दिखाने के लिए कि बजट खराब नहीं है, या ये हकीकत में बाइंग आई या क्या हुआ, वो 2-3 दिन बाद ही अब मालूम चलेगा, जब सब बजट को पढ़ेंगे। उसके बाद रिकवरी आई, उसके बाद जब ये कि एक न्यूज़ ये आने लगी कि प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन उसे भी ख़त्म कर दिया गया, मार्केट दोबारा से नीचे जाने लगी। अभी तो बजट को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो मैंने जब आज ग्रुप पर भी एक मैसेज आ रहा था, उसमें यही कहा था कि आप पैनिक में आके माल मत बेचिए, कल तक का वेट करिए, बजट को पूरा पढ़ने दीजिए कि बजट के अंदर क्या क्या आया है, क्या आगे गवर्नमेंट का रोड मैप है, उस हिसाब से अब आगे हम सोचेंगे इस मार्केट के अंदर। क्योंकि अब ये मार्केट स्टॉक के हिसाब से चलेगी, स्टॉक स्पेसिफिक हमें इस पर काम करना होगा। जैसे आज आपने देखा कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया, तो जो गोल्ड इंपोर्टर जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर बढ़े। जैसे मैंने आज थंगामलई के लिए वाला बोला था कि इस शेयर को खरीद लीजिए, ये शेयर अच्छे आगे मूव दिखाएगा। कुछ टाइम पहले भी हमने इसको रिकमेंड किया था, क्योंकि शेयर इसमें गोल्ड की मार्केट का लीडर है वो शेयर। तो आप देखिए कि वो, मैं दिखाता हूँ आपको शेयर का, आज वो 1,700 रुपये से और 1,900 रुपये तक चला गया। तो हमें अब इस तरह से स्टॉक इसमें ढूंढने पड़ेंगे कि अब किस तरह से मार्केट चलेगी, वो हमें अब देखना पड़ेगा। आप मिड कैप को देखिए, इस मिड कैप का क्या हाल हो गया था। आज 54,428 का लो दिखाकर 56,309 पे मिड कैप बंद हुआ है। सारी कंपनियां एक टाइम पर लोअर सर्किट पर जाके लग गई थी। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम पैनिक में आकर छोटे इन्वेस्टर ने माल नहीं बेचा अपना? मतलब हर तरीके से मारा गया छोटे इन्वेस्टर को। पहले 2-3 दिन पहले भी मारा गया, इलेक्शन वाले दिन भी बेचारों को मारा गया छोटे इन्वेस्टर को। आज भी यही हुआ कि जो लोग चार्टिकल नहीं देखते, जो चार्ट को नहीं देखते, या जो एसएल पे नहीं चलते, उनके साथ यही खेल खेला जाता है। पहले फ्यूचर शॉर्ट कर दो, लोगों को डरा दो, लोग डरकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप शॉर्ट करे जाओ माल को, और उसके बाद जब रिटेलर बेचने पे आए तो आप खरीदने आ जाओ। इस तरह से मार्केट को चलाया जा रहा है। बहुत आज बड़ा दुख हुआ ये सब देखकर कि जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, खास तौर पर शेयर मार्केट को मारने के लिए लगता है ये बजट पेश किया गया। या ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि सारा पैसा जो है आज कल जो कमाई होगी सरकार की, वो शेयर मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हीं से ही होगी, एफआई से भी नहीं होगी। एफआई को भी सारी छूट दे दो, एंजल टैक्स भी खत्म कर दो, बस सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर उनको दिखाई दे रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर ही सबसे ज़्यादा पैसा देगा सरकार को। आज से पहले भी यही होता है कि मिडिल क्लास के ऊपर ही चाबुक चले हैं। दोस्तों आज मार्केट ब्रेथ 949 शेयर हमारे बढ़ के बंद हुए हैं और 1336 शेयर गिर के बंद हुए हैं। आज एफआईज ने 2975 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईज ने 1419 करोड़ की बाइंग की है। आज करीब 10, 12, 15 दिन बाद डीआईज ने बाइंग की है।
इस मार्केट के अंदर। अब ये DI की ने बाइंग करी है या कराई गई है वो 1-2 दिन के अंदर पता चलेगा। बाकी अब मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हुआ है, इसलिए अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें क्या करना है। देखिए रेलवे तो का तो नाम भी नहीं लिया गया है इस मार्केट इस बजट के अंदर। डिफेंस का भी बजट थोड़ा सा बढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। अब हमें बहुत सोच समझ के इसमें काम करना है। हमें अब अभी देखना है, हो सकता है कुछ सेक्टर जैसे रेलवे है या डिफेंस है वो टाइम करेक्शन की तरफ बढ़े। अब हो सकता है उनमें प्राइस करेक्शन बहुत ज़्यादा ना आए। अगर वो टाइम करेक्शन की तरफ भी बढ़ते हैं तो भी वो हमारा एसएल ट्रिगर करेंगे, और अगर प्राइस करेक्शन के लिए बढ़ते हैं तो वो एसएल ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। मगर एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ की वजह से पूरी मार्केट गिर रही है, और पूरी मार्केट गिर रही है तो क्या हो रहा है कि आप स्टॉक को नहीं देख रहे हैं कि जो आपने स्टॉक खरीदा हुआ है वो कैसा स्टॉक है। हम क्या करेंगे, जब पूरी मार्केट गिर रही है तो हम डर के हमारे हर स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे और हर स्टॉक में एसएल भी लगा देंगे जो हमारे एसएल है। ऐसे के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने स्टॉक को देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर न्यूज़ किस स्टॉक के बारे में खराब आ रही है। आप ये देखिए जैसे आज गोल्ड की न्यूज़ अच्छी आई तो हमें या डिफेंस सेक्टर की न्यूज़, डिफेंस सेक्टर की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि उसका बजट कम कर दिया गया है या उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हमारा एसएल आ भी रहा है, देखिए जैसे आज HAL की बात करता हूँ मैं आपसे। आप ये देखिए HAL के चार्ट को देखिए, अगर आप चार्टिकली देखते हैं किसी भी चीज़ को तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। आप देखिए मैंने 3 सपोर्ट इसके बताए थे, तीनों सपोर्ट इसने क्रॉस करे, और कल ये एक कंफर्मेशन हमारे पास, ये एक चैनल है, इस चैनल की कंफर्मेशन भी थी कल, और ये इसने कल यहीं से, अगर आप देखेंगे, आप देखिए अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं तो आप ध्यान से देखिए, कल ये देखिए इस चैनल से इसने यहीं से रिवर्स किया था। यानी हमारे पास बहुत सारी कंफर्मेशन थी। जब कोई भी हम स्टॉक को खरीदते हैं चार्ट को देखकर तो हम बहुत सारे पैरामीटर को देख के बोलते हैं कि अभी आप मत निकलिए इसमें से। अब देखिए हमारा एसएल यहाँ था, हम 4453 के आसपास बैठे थे एसएल लेकर, और एक लाइन हमने, एक और लाइन हमारी यहाँ पर थी, आज ये इस लाइन से रिवर्स हुआ। फिर भी हमने आज किसी भी स्टॉक के अंदर एसएल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आज जब तक किसी स्टॉक की न्यूज़ खराब ना हो। अब मैंने आपको बताया ना कि दो बातें होती हैं, एक तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, पूरी मार्केट क्रैश हो रही है, और एक हो रहा है कि कुछ स्टॉक क्रैश हो रहे हैं। तो वो हमें चार्ट समझाता है, वो हमें चार्ट ये समझता है। कई बार हम क्या करते हैं कि निफ्टी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपका कोई इस पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस स्टॉक को नहीं निकालेंगे ना उसका एसएल लगाएंगे। आप सोचेंगे नहीं नहीं निफ्टी तो बढ़ रहा है यार, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मार्केट तो बूम पे है, मार्केट तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो मेरा ये स्टॉक भी बढ़ जाएगा। बस हम यही गलती करते हैं। हमारे को निफ्टी से मतलब नहीं है कि निफ्टी बढ़ रहा है, अगर पर्टिकुलर हमारा स्टॉक कोई गिरता चला जा रहा है और वो हर सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है और हमारे एसएल को ट्रिगर करने आ रहा है, तो आप बिल्कुल उससे निकल जाइए। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, दूसरी सिचुएशन में होता है कि पूरी मार्केट क्रैश कर रही है किसी एक न्यूज़ की वजह से, बट आपका जो स्टॉक लिया हुआ है, आपका जो शेयर लिया हुआ है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है, आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं लिया है। तो ऐसे में आप वेट करिए, ऐसे में आप पैनिक में मत आइए, ऐसे में अपने स्टॉक को देखिए कि आपने क्या लिया हुआ है। अगर उस स्टॉक की न्यूज़ खराब नहीं है, उस सेक्टर की न्यूज़ खराब नहीं है, तो आप वेट कीजिए। आपका एसएल भी आ रहा है तो आप वेट करिए, आधे घंटे 1 घंटे, हो सकता है मार्केट रिवर्स करे, और वही हुआ है, वही हुआ है कल भी और आज भी। कल भी आप देखिए आधे घंटे बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया एकदम से लोगों को पैनिक में लाया गया, माल बिकवाया गया, और उसके बाद उसको अब ऊपर उठा दिया मार्केट को। आप ये देखिए कुछ ब्रोकरेज हाउस की या कुछ फंड हाउस की एक न्यूज़ आई कि डिफेंस के जो भी स्टॉक हैं वो ओवर वैल्यूड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे वो खासतौर पे HAL के बारे में न्यूज़ आई है। क्या जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तब वो ओवर वैल्यूड नहीं थे? तब क्यों नहीं न्यूज़ आई वो? तब वो न्यूज़ इसलिए नहीं आई कि उस टाइम पूरी मार्केट बुलिश थी, उन्हें पता था कि उस टाइम पर वो फ्यूचर शॉर्ट नहीं कर सकते, वो खुद उस माल को लेके बैठे थे। मतलब तब में और अब में 15 दिन में वो ओवर वैल्यूड हो गए। तब उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, तब आपने वो न्यूज़ प्लांट नहीं करी, क्योंकि आप उस टाइम बुलिश थे, आपको लग रहा था कि सरकार 400 सीटों से आएगी तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, आप खुद उसके फ्यूचर बाय करके बैठे थे, जो भी ये न्यूज़ प्लांट करता है। और आज क्या था, आज पोजीशन उलट थी, तो आपने क्या करा कि फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया और लोगों को डराने के लिए एक न्यूज़ प्लांट करी।
कि ये ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड तो ये बहुत टाइम से है भाई, आज थोड़ा है ओवर वैल्यूड। ये आज आपको ख्वाब आ गए कि वो ओवर वैल्यूड है। ये आपने देखा कि मार्केट पैनिक में है, एक न्यूज और छोड़ दो और पैनिक होगा, छोटा छोटा इन्वेस्टर भाग जाएगा बेच बेच के, और फिर आपके लिए फायदा हो जाएगा क्योंकि आपने तो शॉर्ट किया हुआ है, आपको नीचे से कम पे खरीद रहा है। जो लोग चार्ट को नहीं जानते हैं, जो लोग सपोर्ट को नहीं जानते हैं, जो लोग इसमें जानकारी के अभाव में काम करते हैं, वो लोग ऐसे ही मरते हैं। ऐसे ही न्यूज आती है, टीवी में बताया जाता है ओवर वैल्यूड। अरे भाई ओवर वैल्यूड तो बहुत पहले से है ये शेयर, फिर भी क्यों बढ़े चले जा रहे हैं? ठीक है, आपकी बात मान ली कि ओवर वैल्यूड है, चलो मान लिया आप डिफेंस के अंदर वो तेजी नहीं आएगी, तो भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नहीं, वेट करिए। अगर टाइम करेक्शन पे शेयर जाएगा तब भी हमारा एसएल ट्रिगर करेगा। सपोज आप मान लीजिए कि ये शेयर 4800 5000 पे घूमता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा एसएल ट्रिगर करने नहीं आएगा, क्योंकि टाइम करेक्शन के अनुसार हमारा एसएल भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इसलिए किसी भी सूत्रों के हवाले से आई हुई खबर के ऊपर फोकस मत करिए। बजट से पहले बहुत सारी खबर आई सूत्रों के हवाले से ये, सूत्रों के हवाले से ये, और लोगों को मारा गया इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों थोड़ा सा देखिए, इस मार्केट में एक बात आप समझ लीजिए, इस मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो पैनिक में कभी भी माल मत बेचना, और रिस्क इतना लें जितना आप अपने शेयरों को होल्ड कर सकें। क्योंकि देखिए, खराब मार्केट में अगर आप अपने माल को होल्ड कर गए ना, तो ये बहुत बड़ी जीत है इस मार्केट की। क्योंकि खराब मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर के को पढ़ेंगे, जितने भी बड़े इन्वेस्टर इस मार्केट से पैसा कमाया है, तो उन्होंने इन मार्केट को का फायदा उठाया है, गिरती मार्केट का। हम भी लगातार यही कहते आ रहे हैं कि जो सपोर्ट हमें मिल रहे हैं, जहां पर हमें मिल रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या डिफेंस के जो ऑर्डर हैं, या डिफेंस को जो सरकार ने कहा है डिफेंस कंपनियों को, या जो उनको उनका एक्सपोर्ट होने वाला है, क्या वो सब बंद हो जाएगा? क्या वो ओवर वैल्यूड है? आप कह रहे हो जी 3 साल का जो रेट है, चलो आज आ गया, आपकी बात मान ली, चलो आपकी बात मान ली, तो ये तो 15 दिन पहले भी था, तब आपने क्यों नहीं ये न्यूज़ प्लांट करी? तब भी तो आप ये न्यूज़ दे सकते थे कि ओवर वैल्यूड है, क्योंकि तब आपने इसलिए नहीं करी क्योंकि आप फ्यूचर को बाय करके बैठे थे और आप बुलिश थे उस टाइम पर। तो दोस्तों इन सब बातों में मत पड़िए, आप चार्ट देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपका शेयर मार्केट से अलग ढंग से चल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चल रहा है चाहे नेगेटिव चल रहा है, तो अपने स्टॉक को देखिए आप। अगर आपका स्टॉक, जो भी आपने कंपनी का स्टॉक खरीदा हुआ है, वो मार्केट नीचे जाने के बावजूद भी स्टेबल बना हुआ है या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप मार्केट को देख के मत डरिए। अगर आज आप डिफेंस सेक्टर में बैठे हैं, ये रेलवे सेक्टर में बैठे हैं, आज रेलवे की कोई न्यूज़ नहीं थी, मगर मैं फिर भी आपसे कहूँगा वेट करिए 2-3 दिन 4 दिन। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट 10-12 दिन बाद बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी और दोबारा से चलना शुरू करेगी। बट ये हो सकता है कि हमें सेक्टर वाइज चेंज करना पड़े, हमें एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाना पड़े। अब धीरे धीरे हमें ये मालूम चलने लग जाएगा कि अब कौन सा सेक्टर चलेगा। बजट के हिसाब को पढ़ने के बाद बहुत कुछ मालूम चलेगा कि हमें कौन से सेक्टर को रोटेट करना है, किस सेक्टर से निकल के किस सेक्टर में जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट बिल्कुल शांत हो जाएगी या मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूल है। ये उनको ऐसा लगता है कि लोग शेयर मार्केट से निकल के बैंक में एफडी कराने चले जाएंगे, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। 5% के लिए कोई एफडी कराने तो जाएगा नहीं बैंक के अंदर, तो कम से कम उससे तो ज़्यादा देगी ये मार्केट। आप ही देखिए कि हम तो हर तरह से मर गए। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड के ऊपर जो ये शॉर्ट टर्म जो भी लगाए, जो भी टैक्स बढ़े हैं, वो क्या करेंगे? वो चार्जेस बढ़ा देंगे, किसी को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। एसटीटी बढ़ा दिया आपने, ब्रोकरेज हाउसेस के मजे आ गए, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको उसका एक पार्ट मिलता है एसटीटी का। तो सबको फायदा हो गया, बड़े प्लेयर को फायदा हो गया। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो किसे हुआ? रिटेल इन्वेस्टर को, मिडिल क्लास को। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा, पैनिक में मत आइए, पैनिक में आकर अपना कोई भी माल मत सेल करिए। ध्यान करिए, चार्ट देखिए। अगर चार्ट आपका बोल रहा है कि वो एसएल की तरफ बढ़ रहा है, आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने जा रहा है, आप बाहर निकलिए, दूसरे सेक्टर में जाइए। बहुत सारे सेक्टर खुलेंगे अभी, हो सकता है केमिकल में या किसी और सेक्टर के अंदर तेजी आनी शुरू हुई है, जैसे गोल्ड के में आई है। हो सकता है गोल्ड में कुछ दिन तेजी रहे गोल्ड कंपनियों के अंदर। तो ये देखकर हम आगे अब देखेंगे कि अब बजट के हिसाब से कौन से सेक्टर खुल रहे हैं, तो उससे फिर बात करेंगे। तो फिलहाल आप डरे ना मार्केट से, पैनिक में मत आएँ, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। गियर योर फंड में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।